गर्भोक्ति एक आसन्न दुर्भाग्य है। मैं अभी उस आग से मिल आया जो न पकाती है न कुंदन करती है, बस भस्म कर देती है। प्रशंसा खतों में ज्यादा अच्छी लगती है। प्रत्यक्ष स्तुति परेशानी का सबब कई बार खून खौलने लगता है। दूध वाली खौली चाय पी रहा हूं, पर एक दिन मैंने गलती से ब्लैक कॉफी पी ली। अब मुझे दोनों पसंद हैं। मैंने मांडू नहीं देखा, तुम्हारे साथ नहीं देखा। ये दो पंक्तियां मौत और मुक्ति के बीच खिंची क्षीण रेखाएं हैं। स्मृतियों का भी एक वर्जित क्षेत्र होता है। स्मृतियों का भी एक वर्जित क्षेत्र होता है। वहां जाने से वो खुद घबरा जाती हैं। 7 वर्ष लंबी स्मृति विहीन यात्रा, घर अनजाने आज उस वर्जित स्थान पर चहलकदमी करने लगा हूं। मेरा चेहरा कहने और ना कहने के बीच चांद का टाइम टेबल बदलना निहारता रहा। जद्दोजहद के बियाबान में फंसा अनिर्णित उलझता रहा। अनिर्णय अब स्थायी अवस्था है मेरी। गहरी नींद से उठता हूं, गरम हथेली अपनी भारी पलकों पर रखता हूं। अवचेतन फ्लैशबैक की तरह स्लो मोशन में आता है। जो दरवाजा अंदर की ओर खुलता हो, उसे बाहर की ओर खोलने का अथक प्रयास करता रहा। अंदर की ओर खोलता तो छूते ही खुल जाता। सच कितना हल्का और झूठ कितना भारी। अचानक नींद टूट गई और मेरी नदी खो गई। पुल के घिसटने के निशान अब दृश्य में है। ढूंढने की कोशिश की तो पता चला दिमाग पर ताला पड़ गया है। मेरे लिए अब न सर्दी न गर्मी, ऋतुएं रूठ कर लौट चुकी हैं। देखा धू धू कर सब जल रहा है, जिस्म और रूह दोनों धधक रहे हैं। मन फिर भी शांत है, कोई दुविधा नहीं। पर ध्वनिहीन चीखें ख्वाब के रेशों पर शोर की किरचियां चला रही हैं। शोर बाहर और कोलाहल अंदर। सब कुछ बेआवाज तहस नहस हो रहा है। समय ने सिखाया उजाले से डरना और अंधेरे से दोस्ती करना। बात करता हूं तो अंधेरे की भाषा बन चुप्पी बोलती है। अंधेरा भाषा को निगल लेता है और अंधेरे में शरीर अपनी भाषा गढ़ने लगता है। अगर शरीर की भाषा ना समझो तो अंधेरा शरीर को निगलने लगता है। स्थिति ऐसी कि अजगर के भीतर सांस लेने जैसी। स्थिति ऐसी कि अजगर के भीतर सांस लेने जैसी। नहीं जानता था अंधेरे से गुजर जाने वाले शब्द पवित्र हो जाते हैं, वे दुख धोने के काबिल हो जाते हैं। मैं तुम्हें नहीं, अंधेरे की गुफाओं को देख रहा हूं। तुम आती नहीं हो, प्रवेश करती हो। तुम्हारे हाथ लंबे हैं और परछाई छोटी। मैंने आंखों में झांकने की कोशिश की। आंखों से समंदर छलांग कर बाहर निकल आया और जीवित ज्वालामुखी ने अपनी जगह बना ली। यथार्थ में लौटने के लिए जरूरी है पौरुष के दर्प में धनुष हुए आदमी का तीर छूटना, और यह जानना भी कि जरूरी नहीं है हर वासना दुष्ट ही हो। मैंने आपको कविता सुनाई। ये यतीश कुमार जी की कविता है। जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं अगले 10 दिन उनकी जो किताब है आविर्भाव, उससे कविताएं सुनाऊंगा। और ये कविता आप समझ गए होंगे, मैंने मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक का ये उपन्यास है। उस उपन्यास पर आधारित कविता है। उपन्यास क्या होगा और कविता क्या है आप समझ गए होंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मेरा जो हाल हुआ है इस कविता को आप समझ सकते हैं। अगर आपने उपन्यास पढ़ा होगा तो आपका क्या हाल होगा। हालांकि मन तो नहीं है कि इस कविता को पढ़ने के बाद मैं कुछ और पढ़ूं, लेकिन एक कविता, क्योंकि इसमें इस उपन्यास पर उन्होंने 4 कविताएं लिखी हैं, तो 4 में से एक पढ़ दी, एक और पढ़ लेता हूं मैं। कल मैंने आपको
मुझे चांद चाहिए पर कविताएं उनकी लिखी हुई सुनाई थी। आज मैं आपको सुना रहा हूं, मैंने मांडू नहीं देखा। मैं रूठने और नाराज होने के बीच की स्थिति बन बैठा हूं। इस यात्रा में कई बार रोशनदान, खिड़की और फिर दरवाजा बनता रहा। प्रेम खिड़की से अंदर आता है और दरवाजे से बाहर जाता है। प्रेम और युद्ध के तरीके एक जैसे, जो हारे वो युद्धबंदी। मैंने ना प्रेम किया ना युद्ध, फिर भी बन गया बंदी। यात्रा में यह भी जाना कि बुद्ध के रास्ते में कर्ण कवच मिलता है और फिर शब्दों के तीर नहीं लगते। मैं पैदल चलता गया। मैं तुम तक पहुंचना चाहता था, पर मुझे बताया गया कि जो पैदल चलते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। अब मैं कान बनना चाहता हूं ताकि शब्दों को अर्थों में बदल सकूं। चाहता हूं शक्ति और सब्र दोनों एक साथ रहें। मेरे पैराहन बनकर मैं उसे ओढ़कर दोबारा विश्व जीतने चल दूंगा। और यूं मैं खुद अपना अनुवाद होने से बच गया। तो 2 कविता मैंने सुनाई। आविर्भाव संकलन है। ये 11 कालजयी उपन्यासों पर आधारित कविताएं हैं इसमें, जो यतीश कुमार जी ने पढ़े और उन पर कविताएं जो उपजी वो लिखे हैं। आप भी पढ़िए। यतीश जी, कमाल की कविता लिखी है आपने। और दोस्तों, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आपसे मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि आप और मैं इश्क करें।